मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। मैं सबसे पहले आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि अपने विषय खास तौर से ऊर्जा से संबंधित और नगर विकास संबंधित वो रखेंगे। उसके बाद माननीय शाही जी, तत्पश्चात माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर और उसके बाद मैं। धन्यवाद सर। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय किसानों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी के कृपा से मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है, जो किसानों के बिजली बिल पर 100% छूट देने से संबंधित है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी नेतृत्व ने इस बात की घोषणा किया था कि किसानों को 100% उनके निजी नलकूप के बिलों पे छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप आज ये मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है 100% छूट का। आपको कुछ मैं डिटेल इसके दे दूं तो राज्य में ग्रामीण नलकूप लगभग 14,73,000 हैं और शहरी नलकूप 5,188 हैं। दोनों ही प्रकार के नलकूपों पे, क्योंकि कई बार ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहर बन जाता है, नगर पंचायत बन जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत हमने बनाया। तो इस बार हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया है। नलकूप को एक नलकूप के तरह हमने ट्रीट करने का निर्णय लिया है। ये इस आज के निर्णय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। इन 14,78,000 कुल जो नलकूप होते हैं, 1473 ग्रामीण और 5188 शहरी, इस प्रकार कुल 1478 है। और आप सबको ये भी मालूम है कि मेरे पास खुद ट्यूबवेल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने अनुभव से, बचपन से मैं देख रहा हूँ ट्यूबवेल की एक ट्यूबवेल पर लगभग 4 से 5, 6, 7, 8 किसान भी उसकी सहभागिता में उससे लाभान्वित होते हैं, 10 तक लाभान्वित होते हैं, जिसका खेत और नाली हो जाता है। तो इस प्रकार लगभग 1.5 करोड़ किसानों को ये इस घोषणा से फायदा होने वाला है। और उनके 1.5 करोड़ किसानों के अगर 5 के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 6-7 करोड़ लोगों को, 5 परिवारों को अगर 5 गुना किया जाए तो 6-7 करोड़ लोगों को, ये किसान लोगों को फायदा होने वाला है। आज के प्रस्ताव में ये था कि 100% जो है उनको किसानों को छूट दिया जाएगा। किसानों को 1/4/2023 से कोई भी बिल अब देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको पूरी तरह से मुक्त किया, छूट दी गई है। जो उसके पहले का अगर कोई बकाया है तो उसके लिए हम लोग एक ब्याज रहित योजना लेकर के आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घोषणा है। 2022-23 में, 23-24 में, मतलब ये वर्तमान वित्तीय वर्ष जो पूरा हो रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है हमारे बिजली विभाग के लिए, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए। और उसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का इस कार्य के लिए प्रावधानित किया गया है। तो हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं। अब हम किसानों को, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मंत्रिमंडल ने हमारे इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। दूसरा प्रस्ताव हमारा है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आप सबके संज्ञान में है कि पिछले साल 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें हमने एनटीपीसी के साथ 2 बहुत बड़े करार किए थे, बहुत बड़े एग्रीमेंट किए थे। एक था ओबरा में ही, मतलब डी नाम की परियोजना कार्यान्वित करने के लिए 800 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाने का। और उसके लिए हमने पिछले साल जुलाई में ही, लगभग 1 साल पहले, माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेकर के उसकी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ा दिया गया है। और वो पावर प्लांट जो है 1600 मेगावाट का
वो बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार एक दूसरा प्रस्ताव था कि अनपरा में भी हम 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट एनटीपीसी की सहायता से लगाएंगे। यह भी पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने साइन किया था। आज मैं माननीय मंत्रिमंडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 50% की सहभागिता के साथ राज्य सरकार और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां अनपरा में लगाने का भी आज हमको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 8,624 करोड़ रुपए बनती है और ये लगभग 50 महीनों में पहली यूनिट इसकी कार्यान्वित हो जाएगी और अगले 6 महीने में, मतलब 56 महीने में इसकी दूसरी यूनिट कार्यान्वित हो जाएगी। 30% इसमें इक्विटी होगी जो राज्य सरकार और एनटीपीसी आपस में वहन करेंगे 50-50% के हिसाब से, और 70% हम परियोजना को ऋण लेकर के इसको हम कार्यान्वित करने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि चूंकि कोयले की खदान जो एनसीएल है वहीं से हमको कोयला इससे मिलेगा, नजदीक में खदान है, इसलिए ये बहुत ही सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलने का प्रबंध हो गया है। आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रकार एनटीपीसी के, तो आज के प्रस्ताव में तो इतना ही था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि पिछले दिनों ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है। जवाहरपुर का हमारा 660 मेगावाट का प्लांट जो है वो कमीशन हो चुका है। ओबरा सी का 600 मेगावाट का प्लांट कमीशन हो चुका है और साथ ही मेजा में भी एनटीपीसी के सहयोग से हम लोग 800 की 3 यूनिटें लगाने की दिशा में भी हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। उसकी भी औपचारिकताएं जल्दी पूरी की जाएंगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को हमारी बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को देखते हुए हम आत्मनिर्भर और सरप्लस बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा एक प्रस्ताव था हमारा जो नेवेली कॉर्पोरेशन है पावर का, उसमें उसके तहत घाटमपुर का जो हमारी 660 मेगावाट की 3 यूनिटें हैं सुपर क्रिटिकल, उनका कार्यान्वयन हो रहा है। उनको लोन लेने के लिए उनके पास जो जमीन है प्रोजेक्ट की उसको मॉर्गेज करने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कई बार ये ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी लग जाती है, तो उसकी मुक्ति के लिए, माफ़ी के लिए हम लोग माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष आए थे। माननीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दिया है और उसमें 181 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क 121 करोड़ रुपए और स्टाम्प शुल्क 60 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर के 181 करोड़ रुपए की मुक्ति देने का प्रस्ताव भी माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रस्ताव मंजूर हुआ है, वो है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो हम लोग काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे थे। हमने काफ़ी इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, कई राउंड इंडस्ट्री के साथ, जो लोग जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, उन सभी के साथ हमने इस पे कंसल्टेशन किया और आज हमने इसकी मंजूरी माननीय मंत्रिमंडल ने हमें इसके लिए दिया है। आप सबके संज्ञान में है कि 2022-23 में भारत सरकार ने हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की एक मिशन बनाया और कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने 2030 तक कैसे इसको हम अमल में लाएंगे उसके लिए उन्होंने प्रख्यापित किया। और उसी के और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो तक जाना है, मतलब कि जो कार्बन फ्यूल है और रिन्यूएबल जो फ्यूल है, जो स्वच्छ फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, उसका दोनों का मिला करके बैलेंस हो जाना चाहिए, कहीं कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पिछले साल सोलर पॉलिसी ले आए, फिर बायोफ्यूल पॉलिसी ले आए और आज हम हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर के आए हैं। आपको जानकारी है कि हाइड्रोजन का उपयोग एक ईंधन के रूप में बहुत बड़े जो हमारे खपत वाले जो कारखाने हैं, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन की को एक फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक ये जो हाइड्रोजन पैदा करने की जो तकनीक थी वो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाए उसको, कि वही बिजली या वही गैस के सहारे
ये ग्रे हाइड्रोजन पैदा किया जाता था। अगर इसी बिजली को लगा करके हमें पैदा करना है तो स्वाभाविक है कि ये बिजली कहीं न कहीं कोयले पे आधारित होकर के आती है, या इवन गैस से भी हम अगर हाइड्रोजन बनाने का काम करते हैं तो वो भी कोई क्लीन फ्यूल नहीं है, ग्रीन फ्यूल नहीं है। तो इस दिशा में ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़ा काम दुनिया में और देश में होना शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम लोग ये नीति लेकर के आए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी 2024 की, जिसमें हमने कहा है कि आने वाले 4 साल 2028 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे। और उसके लिए हमने 5 वर्ष का लक्ष्य, 5 वर्ष की समयावधि रखी है इस नीति की। और इस समयावधि में जो उद्योग इस क्षेत्र में आएंगे उनको लगभग 5,045 करोड़ रुपए की धनराशि सब्सिडी के रूप में या अन्य राहतों के रूप में देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान करने की हम लोगों को इजाजत दिया है। जैसा मैंने कहा कि 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष 2028 तक हम लोग इसमें पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। और ऐसे उद्योगों को हम 10% से 30% तक सब्सिडी उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम देंगे। और जो पहले 5 उद्योग आएंगे उनको हमने ये भी कहा है कि उनको हम 40% तक सब्सिडी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। एनर्जी बैंकिंग का भी हम प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सोलर या ऐसी एनर्जी पैदा होगी तो उसको कई बार ऐसा होता है कि उनकी खपत दिन में नहीं है, रात में चाहिए, इस समय नहीं है, किसी और समय चाहिए, तो लोग हमारे ग्रिड में डाल देते हैं, उसको बैंकिंग कहते हैं। और फिर जब उनको आवश्यकता होती है तो ग्रिड से वो ड्रा करते हैं वो एनर्जी। उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे यूपीईआरसी की गाइडलाइंस है। हमने इस पॉलिसी में ये कहा है कि समय समय पे हम उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाते रहेंगे और इंडस्ट्री के साथ संपर्क में रह करके एनर्जी बैंकिंग के हम प्रावधान बनाते रहेंगे। उसी के साथ हमने ये भी कहा है कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांसफर के जो चार्जेस लगते थे एनर्जी को ग्रिड में डाल करके, या तो कहीं दूसरे स्टेट में अंदर स्टेट के अंदर हमें किसी को देना है, कैप्टिव उपयोग करना है या किसी को देना है, उसमें जो व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्ज लगता है उस पर 100% की हम छूट देंगे, खास करके विक्रय और कैप्टिव दोनों ही तरह के उपयोग पर। बाहर भेजने, अन्य राज्यों में भेजने पर या मंगाने पर एक बार जमा किया फिर दूसरी बार मंगाना अगर पड़ा तो उस पर भी हम 100% तक की इसमें व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में हम छूट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 100% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। जो कैप्टिव यूजर्स होंगे इसके उनको हम और भी प्राथमिकता के आधार पर उनको ट्रांसमिशन में भी हम उनको प्राथमिकता देंगे। सार्वजनिक उद्यम अगर है तो उसको 30 वर्ष की लीज पर ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से, मतलब एक तरह से मुफ्त में हम जमीन देने का भी प्रावधान कर रहे हैं। ये पूरी जो ऊर्जा पैदा होगी उसको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बोलते हैं, RPO, उसमें भी इसको अनुमन्य किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर अगर प्राइवेट निवेशक है तो उसको ₹15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष का पट्टा लेने के लिए भी हमने व्यवस्था किया। इस प्रकार बहुत सारी छूट, बहुत ही आकर्षक इस योजना को बनाते हुए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी, आपकी जानकारी के लिए, अभी कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना से 200 मेगावाट के सोलर के उत्पादन का और 3 हमारी बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास, मतलब 200 मेगावाट का उद्घाटन और 3 बड़े लगभग 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। तो हम सोलर में तो हम आगे बढ़ चुके हैं, एक रिवोल्यूशन आ चुकी है। इस पॉलिसी के तहत हाइड्रोजन में भी हम लोग एक रिवोल्यूशन की तरह उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। एक और प्रस्ताव था, जायका की सहायता से आगरा में गंगा जल पे आधारित पीने के पानी की एक परियोजना थी, जिसको 2011-12 में हम लोगों ने
मंजूर किया था, जिसकी कीमत 2,887.92 करोड़ रुपया आंकी गई थी। और उस समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी के मीटर वगैरह जो है ऑटोमेटिक नहीं थे, घर घर जाकर के रीडिंग लेने का, मैन पावर बढ़ने का कुछ आंकड़े थे जो, तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसकी पुनरीक्षित जो कीमत है, रिवाइज जो कीमत, अब लगभग 90% काम इस योजना में पूरा भी हो चुका है। लेकिन अब जो रिवाइज कास्ट आई है वो उस समय निर्धारित कास्ट से भी लगभग 45 करोड़ रुपए कम आ रही है। तो चूंकि ये विदेशी लोन है, इसलिए हमें इसको एक औपचारिक मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष आना था। वैसे कीमत में कमी आई है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल ने हमारा मंजूर किया है, वो है मातृभूमि अर्पण योजना। इसमें जो हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश के हों या देश के किसी भी कोने के हों, जो लोग विदेशों में रहते हैं, वो लोग अपनी मातृभूमि में, अपने गांव गिराव में, अपने नगर में, शहर में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई फ्रेमवर्क उनको नहीं मिल पाता है कि कैसे स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, पार्क बगीचा बनाना है, खेलकूद का मैदान बनाना है। वो लोग चाहते हैं कि हम योगदान दें, लेकिन कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है कि अगर वो पहल करेंगे तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। उसके लिए हमने एक योजना लेकर के हम आए हैं और इसमें हम ये कह रहे हैं कि 40% के कोई भी काम वो चिन्हित करेंगे, उसमें 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, 60% उनको लगानी होगी और इस प्रकार हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कोई भी सामुदायिक या सामाजिक कार्य हो, उसको किया जा सकता है। इंटर कॉलेज की कक्षाओं का निर्माण, क्लासरूम का निर्माण, सामुदायिक भवन, विवाह, मैरिज हॉल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जैसा मैंने कहा, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, खेलकूद स्टेडियम, सीसीटीवी कैमरे लगाने का, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने का, अंत्येष्टि स्थल के निर्माण या विकास का काम, जल उपचारण, जल वाटर सप्लाई का काम, तालाब का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड, पैसेंजर शेड, फायर सर्विस, सोलर एनर्जी से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का, पशु का सुधार, नस्ल केंद्र वगैरह, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, इस तरह की तमाम जो ग्रामीण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवश्यक सेवाएं होती हैं, नगरीय सुविधाएं बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, दूध संग्रह के लिए, गरीबी उन्मूलन के अन्य कोई कार्य हो, पार्क मैंने बताया, पार्क के सौंदर्यीकरण विकास, तो ऐसे तमाम कामों में उनका सहयोग और सहभागिता ली जा सके, उसके लिए एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने डेवलप किया है। और इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, जो इस पूरे कार्यक्रम का दिशा निर्देशन करेगा। और बाकी उसके नीचे भी हमारे विभाग के स्तर पे भी, प्रमुख सचिव के स्तर पे भी हम लोगों ने कमेटी बनाने का व्यवस्था किया है। इससे मैं मानता हूं कि देश के बाहर बसे हुए हमारे भाई बहनों को अपने स्थानिक क्षेत्रों के विकास में भागीदारी करने का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से कि वो कृषि तथा कृषि शिक्षा से संबंधित जो 3 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज स्वीकृति प्रदान की है, उस पर अपने विचार रखें। माननीय शाही। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश के 14,78,000 किसान जो निजी रूप से विद्युत कनेक्शन के द्वारा अपने नलकूप चलाते थे, उनके बिजली को माफ करने का फैसला दिया है। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने सहमति दी। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की ओर से उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज एक दूसरा फैसला उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हुआ है कि प्रदेश में मक्का के आच्छादन और उत्पादन की वृद्धि के लिए राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की योजना सभी 75 जनपदों के भीतर चलाई जाएगी। भारत सरकार के द्वारा ये योजना हमारे 11 जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 13 जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा चलाई जा रही थी। प्रदेश और देश में बढ़ते हुए मक्का की मांग
खास तौर पर कैटल फीड और पोल्ट्री फीड के लिए भी इसके उपयोगिता काफ़ी तेजी से बढ़ी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के भीतर जो कैटल फीड के इंडस्ट्रीज आएंगी उनके या पोल्ट्री फीड के लिए आएंगी, उनके लिए हम कैसे चारा उपलब्ध करवा सकें, उस दृष्टि से एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का फैसला योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, जिसमें 4 वर्ष में हम लोग 146 करोड़ 55 लाख रुपया खर्च करेंगे। और ये हमारा प्रयास होगा कि 1 लाख हेक्टेयर के भीतर खेती करके लगभग 1 लाख से लेकर के 2 लाख हेक्टेयर के भीतर उसका दायरा बढ़ाएंगे और 11 लाख मीट्रिक टन हम उत्पादन उत्तर प्रदेश का बढ़ाएंगे। इसके लिए किसानों को संकर बीज उपलब्ध कराया जाना, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की जो बढ़ती हुई मांग उपभोक्ताओं के बीच में उसको प्रमोट किए जाने के लिए उन्नतशील बीजों का उपलब्ध कराया जाना, उनके प्रदर्शन किया जाना और प्रचार प्रसार गोष्ठी और किसान कार्यशाला और किसानों का भ्रमण करके और उनको प्रदर्शन के माध्यम से ये दिखलाया जाना जिससे वो मक्के की खेती को विस्तार दे सकें। इसी के साथ साथ उसके जो दाने छुड़ाए जाने के लिए यंत्रों का या प्रसंस्करण की दृष्टि से भी इस पर काम किया जाएगा। और यह मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक उत्तर प्रदेश के किसानों के खेती के विविधीकरण की दृष्टि से जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2 कदम पहले उठाए थे, पहला तिलहन की मुफ्त निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराई जाना, दूसरा दलहन की निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराया जाना और तीसरा ये मक्का आच्छादन के उत्पादन के दृष्टि से राज्य सरकार का त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, यह उत्तर प्रदेश की खेती को एक नई दिशा देगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरा फैसला, जैसा आप जानते हैं, इसके पहले कैबिनेट ने इस बात का निर्णय कर रखा था कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सहमति प्रदान किया था। अब उसकी ईपीसी मोड पर कराए जाने का निर्णय हुआ है, जिसके भीतर 434 करोड़ 60 लाख रुपए हमारी जो व्यय वित्त समिति है उसने इसके लिए प्रथम चरण के कार्यों के लिए आज अनुमोदन उन्होंने प्रस्ताव दिए थे, जिसका मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। आप अवगत हैं कि पूरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ और बस्ती मंडल के 10 जनपद इस विश्वविद्यालय के खोले जाने से लाभान्वित होंगे और वहां के छात्रों को, विशेष रूप से छात्र छात्राओं को कृषि संबंधित विषयों के पठन पाठन की सुविधा होगी, नए रिसर्च की सुविधा होगी। साथ साथ में नवोन्मेषी कार्यक्रम के माध्यम से इनके विभिन्न महाविद्यालयों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उससे पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर जो एग्रीकल्चर गैप है उसको हम भरपाई कर सकेंगे। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रथम चरण की आज सहमति जिसके निर्माण की स्वीकृति दिया, उस पर 434 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 2 दिसंबर 2026 के पूर्व यह विश्वविद्यालय तैयार हो जाएगा। अभी इस साल के वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 के वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उसके द्वारा हम शिलान्यास और आगे के कार्यक्रमों को बढ़ाने का काम करेंगे और 24-25 में निर्माण कार्यों को गति दिए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान इस साल के बजट में रखी गई है। तो उसके द्वारा इसका निर्माण करके और पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर कृषि क्षेत्र को गति दिए जाने का की व्यवस्था किया जाएगा। एक तीसरा निर्णय, हमारे प्रदेश के भीतर 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हैं और एक हमारा प्रशिक्षण संस्थान इस लखनऊ में रहमान खेड़ा के भीतर संचालित है। इन 5 संस्थानों के भीतर एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स या उसके ऊपर के विद्यार्थी हैं उनको नई तकनीकी के माध्यम से कृषि व्यवसाय को कैसे बढ़ाई जा सके, किसानों को भी हम उसके प्रशिक्षण कर सकते हैं, या नए स्टार्टअप आते हैं तो उनको भी कृषि निवेशों को बढ़ावा दिया जाना और प्रसंस्करण करके उत्पादों को तैयार किया जाना, उनका एक नवाचार स्थापित करने के लिए कृषि क्षेत्र के जो जितने भी विभाग हैं उनको जोड़ करके और जो मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन कैसे हो और उनके उत्पादों का विकास करके युवा उद्यमियों को रोजगार और स्वावलंबी बना करके और किसानों के एफपीओज को भी उसके साथ जोड़ करके उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, इस दृष्टि से यह योजना स्वीकार की गई है। हमारे बजट में 23-24 के 24-25 के बजट में 20 करोड़ रुपए का इसके लिए प्राविधान किया गया था।
आज कैबिनेट ने उस पर सहमति दिया है और लगभग 11 करोड़ 95 लाख रुपए एक इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने में खर्च होगा। तो आने वाले दिनों में लगभग 55 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर व्यय होंगे, जिसके माध्यम से खेती के क्षेत्र को एक नई दिशा दी जा सकेगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सबसे महत्वपूर्ण किसानों के निजी नलकूपों की बिजली के बिल को से भरने की जो छूट दिया है, उस छूट के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा, वित्त मंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, तीनों को मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत शाही जी। मैं आदरणीय श्री नंदगोपाल नंदी जी से अनुरोध करेंगे कि वो औद्योगिक विकास के संबंध में आज मंत्री परिषद के द्वारा जिन प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है उसके संबंध में अपनी बात रखें। आदरणीय श्री नंदी जी। जैसा कि आप सब विदित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास मैं अनुमति चाहूँ। लगातार नित्य नए आयाम को छू रहा है। आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है, MMTH परियोजना के संबंध में डिपो स्टेशन ग्रेटर नोएडा से बोड़ाकी मल्टी मॉडल हब ट्रांसपोर्ट हब साइट तक NMRC की मौजूदा एक्वा लाइन का लगभग 2.6 किलोमीटर का विस्तार किए जाने के संबंध में है। उक्त परियोजना की कुल लागत 416.34 करोड़ अनुमानित की गई है। उक्त परियोजना से परिवहन अवस्थापना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने तथा विभिन्न परिवहन माध्यमों में निर्बाध कनेक्टिविटी में सहयोग प्रदान करेगी। परियोजना से क्षेत्र का विकास एवं जन सामान्य को प्रत्यक्ष लाभ होगा। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। ये एक और दूसरा है बहुत ही प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज 1 के निर्माण हेतु ग्लोबल ई टेंडर के माध्यम से एक जो हायर बिडर है उसका चयन किया गया। प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र नोएडा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी हेतु आवश्यक घटकों को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज 1 परियोजना की अनुमानित लागत 1510 करोड़ रुपए होने के दृष्टिगत गाइडलाइन 2016 के उपरोक्त प्राविधान एवं कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक दिनांक 5/2/2024 की गई संस्तुति के अनुक्रम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज 1 के निर्माण हेतु उच्चतम हायर बिडर के रूप में बाय व्यू प्रोजेक्ट LLP consortium of member with consortium member 1 Pramesh Consultant Company Limited Construction, member 2 Noida Cyber Park Private Limited को 18% ग्रास रेवेन्यू शेयर की बिड वैल्यू के आधार पर चयनित किए जाने के इस हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत किए जाने का आज अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी स्थापित किए जाने की परिकल्पना एक ऐसे गंतव्य के रूप में की गई है जिसमें फिल्म, स्कूल, मीडिया, इंडस्ट्रीज, ऑफिस, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, थीम पार्क, होटल तथा फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी प्रोग्राम, OTT के निर्माण से जुड़े सभी आयामों का समावेश होगा। फिल्म सिटी के निर्माण से निवेश के साथ साथ बड़ी मात्रा में स्थानीय रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसमें वृद्धि होगी। वाणिज्यिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पे बढ़ेगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो लगातार नित्य नई ऊंचाई को औद्योगिक डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, छू रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद नंदी जी। आज जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था, मंत्रिमंडल के समक्ष अरे जितनी बतानी थी वो बता दी। अब जो है, अब हमारी सुनिए आप, और आपके पास कोई विशेष कार्यक्रम होगा तो हम आपकी सुन लेंगे। देखिए, बता देंगे बात। मेट्रो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज, इसकी लंबाई 11.165 किलोमीटर के कार्यान्वयन के अनुमोदन के संबंध में जो आज मंत्रिमंडल के द्वारा सहमति प्रदान की है, ये अपने आप में लखनऊ में खास तौर से और आवागमन करने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसमें खास तौर से लगभग 5801 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। 30/6/27 तक इसको पूर्णता की अवधि इसकी निर्धारित की गई है। 12 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं, 5 एलिवेटेड तथा 7 भूमिगत। स्टेशन से बसंत कुंज मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी, जिसमें 4.286 किलोमीटर एलिवेटेड तथा 6.879 किलोमीटर भूमिगत। ये अपने आप में मेट्रो के एक्सपेंशन की बात बहुत दिनों से चल रही है। आज मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। ये उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश 2024। काफी दिनों से ये बात महसूस की जा रही थी कि जो राज्य राजधानी क्षेत्र है, खास तौर से बाराबंकी है, रायबरेली है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, जो लखनऊ के जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें अनियोजित विकास न हो। उद्देश्य यह है कि नियोजित विकास हो, क्योंकि जिस प्रकार से एनसीआर बना दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, उसी प्रकार से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर भी नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जो विकास हो वो सुनियोजित हो। इसके लिए आज एक अध्यादेश मंजूरी है जी। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश 2024। ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें जिले तो मैंने अभी बताया, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट अध्यादेश में सब पूरी बात उसमें आ जाएगी। अभी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो हरदोई रोड पर या उन्नाव रोड पर, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, ये जितने भी सराउंडिंग क्षेत्र हैं, उसका एक सुनियोजित तरीके से विकास हो, इस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई और आज इसका मंत्रिमंडल के द्वारा अध्यादेश लाने की मंजूरी इस पर दे दी गई। मर्ज देखिए, इसमें सबके कोऑपरेशन से ही होगा। जब भी कोई इस प्रकार की होती है, नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो या विनियमित क्षेत्र हो, उन सबका एक कोऑर्डिनेशन करके ही इसमें विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। मर्ज नहीं होगा कुछ भी, उनका अपना अपना अलग अलग अस्तित्व रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन सबका रहेगा। आवास ये मंत्रिमंडल के द्वारा आज एक अन्य योजना, खास तौर से जो जनपद पीलीभीत में
मेडिकल कॉलेज में नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए मुड़िया पनई उर्फ सुनगढ़ी ये चुंगी अंदर चुंगी तहसील व जनपद पीलीभीत स्थित भूमि खाता संख्या ये निश्चित में से 4500 वर्ग मीटर श्रेणी 1 का सरकार द्वारा नगर पालिका पीलीभीत की नजूल भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के लिए आज मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई। जी 4500 वर्ग मीटर जमीन इसको दे दी गई है और ये इसमें नर्सिंग कॉलेज बनेगा। संख्या 8। प्रयागराज में काफी दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस बने। इसके लिए 10,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि इसको राज्य संपत्ति विभाग द्वारा नजूल भूमि का उपयोग राज्य संपत्ति विभाग द्वारा किया जाएगा और उस पर सिविल लाइंस क्षेत्र में है ये नजूल भूखंड संख्या 112 सिविल स्टेशन प्रयागराज जिसका कुल क्षेत्रफल 11,433 वर्ग मीटर है। उसमें 10,000 वर्ग मीटर अति विशिष्ट अतिथि गृह के निर्माण हेतु राज्य संपत्ति विभाग के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए आज मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी। उसके लिए एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस बनेगा। नंबर 10 किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में जनरल सर्जरी नवीन विभाग के नवीन भवन निर्माण की योजना को आज मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। 377 करोड़ रुपए की यह योजना है। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा तीनों कार्य होंगे। 30 माह का समय इसमें लगेगा। ईपीसी मोड के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। ये केजीएमयू की योजना है, काफी दिनों से ये मांग कर रही है। 18 ये तो एक फॉर्मल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा के शिक्षकों समकक्षीय संवर्ग को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस प्रस्ताव में राज्य सरकार के ऊपर 251.05 लाख का व्यवहार पड़ेगा। इतना ही व्यवहार केंद्र सरकार के ऊपर पड़ेगा। 16 से 19 तक का जो अमाउंट जो है इसका भुगतान करने जा रहे हैं। काफी दिनों से ये बात चल रही थी। इसके अलावा 22 जी नजूल भूमि के संबंध में आज मंत्रिपरिषद के एक समय से एक प्रस्ताव आया था। खास तौर से यह नजूल भूमि किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं की जाएगी, केवल गवर्नमेंट पर्पजेस के लिए ही इसको आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार का एक प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल के समक्ष आया है। ये भी अपने आप में एक अध्यादेश के रूप में कार्य रूप लेगा। इसमें जिन लोगों के पैसे जमा हैं उनको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट जो MCLR जो बैंक का रेट ब्याज का रेट है उसके अनुसार उसको ब्याज पर पैसा वापस करके उनको सरकारी क्षेत्र में ही अब ये लैंड आवंटित की जाएगी। जी नहीं जी अध्यादेश होगा जी, उसको अलग से देखा जाएगा। बहरहाल ये जो आज हमारे सामने जो अध्यादेश आया है उसका यही वो है। मैं पूरे अध्यादेश की आवश्यकता है जिसमें नजूल भूमियां शासन को सार्वजनिक उपयोगार्थ पुनः प्राप्त हो सके। शासन अपनी नजूल भूमियों पर पुनर्प्रवेश कर ले तो भूमि का अर्जन किए बिना ही भूमि उपलब्ध हो सकेगी। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग अध्यादेश 2024 लाए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमियों का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन संबंधी किसी भी न्यायालय की कार्रवाई या प्राधिकारी के समक्ष आवेदन जो इस अध्यादेश के जारी होने के पूर्व के हैं व्यपगत हो जाएंगे और अस्वीकृत समझे जाएंगे। यदि इस संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है
तो ऐसे जमा किए जाने दिनांक से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट की ब्याज पर आकलित करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पश्चात मजदूर भूमि का आरक्षण एवं उसका उपयोग केवल सार्वजनिक इकाइयों के लिए ही किया जाएगा। वो तो बता दिया कि जिसका पैसा जमा था उसको ब्याज सहित वापस कर दिया गया। यह इसका अंदाजा नहीं है अभी भूमि की बात है, उसमें भवन की बात तो आई नहीं। जनपद लखनऊ में हाँ, ये आउटर रिंग रोड के रेथा अंडरपास से पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल पार्क तक 4 लेन निर्माण लंबाई 14.28 किलोमीटर। आईआईएम लखनऊ से आउटर रिंग रोड रेथा अंडरपास मार्ग 8.4 किलोमीटर का 2 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार पीसीओ में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए संपूर्ण परियोजना एवं मुक्त कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा 4,09,39,00,000 रुपए के प्रस्ताव पर माननीय मंत्रिपरिषद की आज सहमति मिल गई है। इसमें केंद्र की सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। ये 12 महीने में ये पूरा किया जाएगा। ये खास तौर से जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके अलावा एक और है, हाँ, आयुष का जो हमारे गाँव में अभी तक 3 उसके वो थे 3 निदेशालय और दोनों बोर्ड, ये भी आयुष के उसमें थे, निदेशालय थे, आयुर्वेद निदेशालय, यूनानी निदेशालय, होम्योपैथिक निदेशालय और 2 बोर्ड, उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी एवं तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड कार्यरत है। ये दोनों बोर्ड और तीनों निदेशालय ये अब एक व्यक्ति के अधीन होंगे। शासन आयुष विभाग से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वयन, चिकित्सा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं चिकित्सकों की दक्षता वृद्धि के लिए आयुष डीजीए का पद सृजित करते आयुष का एक नया पद सृजित किया जाएगा। उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। महानिदेशक आयुष डीजीए के वेतनमान के सापेक्ष अनुमान्य वेतन भत्तों एवं आय व्यय की व्यवस्था आयुष विभाग के मानक मदों के अंतर्गत की जाएगी। गजट प्रकाश जिस दिन गजट प्रकाशित होगा उस दिन लागू की जाए। ये कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए और बेहतर परिणाम देने के लिए इसको की गई। अब आपका एक सवाल रह गया कि कौन सा प्रस्ताव जो है वो स्थगित किया गया, वो हम आपको बता दें। शायद 20वां है जो स्थगित किया गया है मंत्रिपरिषद का प्रस्तावित 20वां जी, ये 20वां प्रस्ताव जो है ये स्थगित है। 20वां नहीं 21वां है, 21वां है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति 2024 ये स्थगित कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सही बताएं।